राम राम भैया सारन है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हमने आपसे सुप्रीम कोर्ट के बारे में परिचर्चा की थी। इस क्लासेस में हम आपसे चर्चा करेंगे द हाई कोर्ट्स के बारे में, मतलब उच्च न्यायालय के बारे में। उच्च न्यायालय आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट से निम्न एक संस्था के रूप में जाना जाता है, जहां पर संविधान के भाग नंबर अगर हम देखें, इसके बारे में एक ओवरऑल आपको एक व्यू दे देता हूं। आप देखोगे संविधान के अगर पार्ट की बात कर लें तो संविधान के पार्ट नंबर 6 में इसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल आप देखोगे 214 में इसके बारे में चर्चा की गई है। 214 से 243 तक इसके बारे में चर्चा की गई है। सर किसके बारे में? हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है। हाई कोर्ट एक आप देखोगे नंबर 1 पर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में आपका हाई कोर्ट आता है। हाई कोर्ट के डिसीजन को आप कहाँ पर चुनौती दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में दे सकते हैं, जिस पर मैंने आपसे लास्ट क्लासेस में चर्चा भी की थी और इस क्लासेस में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। इट्स क्लियर या नो? चलिए, तो सेशन आपको कैसा लगता है, क्लासेस आपको कैसी लगती हैं? आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिएगा, अपने सुझाव अवश्य दीजिएगा। ठीक है। आपको सेशन कैसे लगता है, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्रिप्शन और शेयर ही हमें एक मोटिवेशन का कार्य करता है और यही हमारी ताकत है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। उच्च न्यायालय सर क्या है, आइए देख लेते हैं। उच्च न्यायालय खास तौर पर अगर हम देखें संविधान के अनुच्छेद 214 में क्या कहा गया है। 214 में एक प्रोविज़न डाला गया। इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ध्यान रखना है, प्रति एक न्यायालय के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन सर स्वाधीनता के कुछ ही समय बाद छोटे राज्यों की प्रवृत्ति देखने के लिए मिली। मतलब जब भारत देश आज़ाद हुआ, पहले तो सर कई बड़ी देशी रियासतें थीं। आप देखोगे मध्य प्रदेश से कटकर हुआ अलग कौन सा? छत्तीसगढ़, अलग राज्य बना। झारखंड आप देखोगे बिहार से कटा 2000। ठीक है। उत्तर प्रदेश से कटकर हुआ उत्तराखंड। ये सब अलग अलग हुए कि नहीं? पंजाब से अलग हुआ हरियाणा। समझ में आ रहा है कि? गुजरात और महाराष्ट्र एक हुआ करते थे, अलग अलग हुए। आंध्र प्रदेश आप देखोगे, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ। ओडिशा से आप देखोगे, ये चीजें समझ में आ रही। वहीं तमिलनाडु से केरल। इस तरह से जब अलग अलग छोटे बड़े राज्यों की उत्पत्ति और विकास हुई तो कई चीजें बदल गई। इसमें देखते हुए आप देखोगे संसद को यह उचित प्रतीत हुआ कि प्रत्येक राज्य के लिए एक पृथक आप देखोगे उच्च न्यायालय की शर्त हटा दी जानी चाहिए, और संसद ने यही किया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में कर दिया गया और कहा कि एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए बनाया जा सकता है। उसका निर्माण सुप्रीम कोर्ट करेगी। ये शक्ति किसको है? सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। इट्स क्लियर या नो? चलिए आइए देखते हैं। 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 330, 331, 332 को संशोधित कर दिया गया। संशोधित अनुच्छेद 231, 230, 231, 232। संशोधित अनुच्छेद 231 का मूल पाठ इस प्रकार था। आप देखिए मूल पाठ क्या था, थोड़ा सा इसको समझिए। देखिए मैं स्टूडेंट्स कभी भी ऐसा नहीं है 4 लाइन पढ़ा दूं फिर उसके बारे में छोड़ दूं, नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इस क्लासेस के माध्यम से मेंस भी लिख सकें, क्योंकि मेंस में हमें की पॉइंट पता होने चाहिए। की पॉइंट पता होने चाहिए, चीज़ें फिर हम लिख देते हैं, यही चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताऊँगा कैसे मेंस लिखा जाता है। आई होप मैंने मेंस नहीं लिखा है, बट मैंने टेस्ट सीरीज जरूर लिखी है। मैंने टेस्ट सीरीज लिख करके आप देखोगे 10 अंक में से 7 जरूर पाए हैं। ठीक है, और अच्छे से लिखा है, बिल्कुल एकदम ठीक है, ठीक वे में। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। आइए, संशोधित अनुच्छेद 231 का मूल पाठ इस प्रकार है कि इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबंधों की किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित क्या होगा कर सके। इस प्रावधान का अर्थ है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय गठित कर सकती है, और साथ ही चाहे तो राज्य क्षेत्र, जो संघ राज्य क्षेत्र होते हैं, यूनियन टेरिटरी को भी उससे जोड़ा जा सकती है। ठीक है, इट्स क्लियर या नो? मैं बता देता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए यहाँ पर चंडीगढ़। क्या ले लीजिएगा? चंडीगढ़।
आप चंडीगढ़ लीजिएगा, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए चंडीगढ़ एक यूटीज भी है। आप देखोगे यहाँ पर पंजाब की राजधानी भी लगती है और हरियाणा की राजधानी भी लगती है। क्लियर हो गया, ये ऐसे समझना। चलिए इसके साथ साथ आप देखोगे वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र के लिए कुल 25 कितने हैं सर, टोटल ओवरऑल कितने हैं, 28 राज्य हैं, 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। उनके लिए हमारे देश के अंदर कुल आप देखोगे 25 न्यायालय हैं। कितने हैं सर, 25 न्यायालय हैं। इट्स क्लियर। जो 2 या 2 से अधिक राज्यों की अधिकारिता का निर्वहन करते हैं, गुवाहाटी, मुंबई, पंजाब, हरियाणा उच्च न्यायालय, ठीक है। ये 2 या 2 से अधिक मतलब 1 से अधिक ज़्यादा की बात ये करते हैं। क्लियर। इसके अलावा जहाँ तक संघ राज्य क्षेत्रों का सवाल है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अपना स्वतंत्र न्यायालय मिला हुआ है। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय, पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय में, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय और दादर और नागर हवेली दमन एवं दीव मुंबई उच्च न्यायालय तथा लद्दाख जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय में शामिल किए गए हैं। ठीक, ये उच्च न्यायालय अपनी भ्रमणकारी पीठों के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र के मामले देखते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। चलिए सर फिर विषय उठता है कि उच्च न्यायालय का गठन की बात कर रहे हैं। उच्च न्यायालय के गठन की बात कर लें तो संविधान के अनुच्छेद 216 में कहा गया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझेंगे। कौन? राष्ट्रपति। इनको भी नियुक्त कौन करता है सर? राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कौन करते हैं सर? राष्ट्रपति करते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? चलिए सर क्लियर हो रही हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, पसंद आता है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर, आपका कमेंट्स, आपका सब्सक्राइब ही हमारी मोटिवेशन की एक ताकत है, क्योंकि उसी से हमें ऊर्जा मिलती है और ये ऊर्जा आप हमें कंटिन्यूसली दे रहे हैं और आई होप सेशन आपको पसंद आ रहा है। संविधान के अनुच्छेद 224 में यह प्रावधान भी किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त न्यायाधीशों तथा कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। मतलब आप देखोगे हाई कोर्ट के अंतर्गत आप देखोगे जो अधीनस्थ न्यायाधीशों से हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसे न्यायाधीश को जो कार्यवाहक मतलब कार्य करने के लिए हम न्यायाधीश को ला सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कितनी संख्या होगी। ठीक है, इस पर कोई स्पष्ट नहीं किया गया है। जैसे आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट के अगर स्तर की बात कर लें तो उसमें लगभग कितने हैं सर? उसमें आपको 34 न्यायाधीश हैं। ठीक है, टोटल ओवरऑल एक मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हो गई। संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कितनी संख्या होगी। इसे राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ दिया गया है। किस पर सर? राष्ट्रपति इस बात को डिसाइड करेंगे, उनके आधिकारिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। फिर आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर आइए नियुक्ति की बात कर लेते हैं। तो नियुक्ति सेम वैसी होती है क्या जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है? जी हाँ, वैसे ही होती है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। आइए देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति निम्न में से परामर्श करने के पश्चात ही क्या करेगा? नियुक्ति करेगा। इसमें कौन कौन? इनका एक कोलेजियम होता है। क्या होता है सर? इनका एक अपना कोलेजियम होता है। और कोलेजियम जब जो होता है सर, कोलेजियम जब होता है, ठीक है, जो कोलेजियम होता है, ये जो कोलेजियम है, इस कोलेजियम में आप देखोगे कौन कौन शामिल होता है और इनकी रिकमेंडेशन के अनुसार ही चीज़ें जाती हैं। आइए थोड़ा सा देखिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संबंधित राज्य के राज्यपाल जो गवर्नर होते हैं, जिस राज्य की आप वहाँ के हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करना चाहते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा किसी और न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। संविधान का यह उपबंध व्यावहारिक स्तर पर बदल चुका है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1993 में न्यायाधीशों के दूसरे मामले में इन नियुक्तियों में कार्यपालिका की भूमिका शून्य कर दी थी। इसके बाद वर्ष 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रेसिडेंट रेफरेंस
प्रेसिडेंस रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए पर विचार करते हुए न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा संस्थान जो स्थानांतरण से संबंधित विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत निर्धारित किए थे। इस सिद्धांतों के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति आप देखोगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा अन्य 2 वरिष्ठ न्यायमूर्तियों कोलिजम के आधार पर होती है। ध्यान रखेंगे किसके आधार पर होती है, एक कोलिजम बनाया जाता है। उसमें कौन होता है सर, उसमें आप देखोगे उनकी नियुक्ति के सिद्धांत में सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं और यहाँ पर गवर्नर नहीं होते हैं, कोलिजम करता है। यह एक समूह उच्च न्यायालय के आप देखोगे न्यायमूर्ति की राय पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा यदि वह चाहे तो उस उच्च न्यायालय के अधीन न्यायाधीशों तथा सर्वोच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों जो उस उच्च न्यायालय में कार्य कर चुके हैं से सभी सलाह लेता है। न्यायाधीशों की अर्हताएं क्या हैं? संविधान के अनुच्छेद 217(2) में बताया गया है कि कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए तभी अर्हत होगा यदि वह है जैसे भारत का नागरिक हो। कौन कौन सी अर्हताएं हैं? 271(2) में बताया गया है कि सर पहली बात भारत का नागरिक होना चाहिए। देखो भारत का नागरिक होना, अगर आप भारत के किसी पद पर जाना चाहते हैं जो ऐसे पब्लिकली है, गवर्नमेंट पद है, ठीक है, समाज सेवी के पद है, तो उसमें आपको नागरिक तो मैंडेटरी है सर, ठीक है। वह भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा कम से कम 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। इसको ध्यान में आपको रखना है। न्यायाधीशों की पदावधि की बात कर लेते हैं। चलिए न्यायाधीशों की पदावधि देखते हैं सर। संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद 217 में सिर्फ इतना कहा गया है, देखिए कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, कोई ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं रखी गई है कि ये होना वो होना, इतने साल की उम्र, ये नहीं रखी गई है ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट के जजेस में, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। संविधान के अनुच्छेद 217 में सिर्फ इतना कह दिया गया कि न्यायाधीश तब तक अपना पद धारण करेगा जब तक उसकी आयु 62 वर्ष नहीं हो जाती। जैसे ही उसकी आयु 62 वर्ष की होती है वो अपना पद त्याग देगा, वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए यदि कोई न्यायाधीश संबंधित कदाचार या फिर असमर्थता, मतलब आप देखोगे एक तरीके से प्रोविड मिसबिहेवियर और इन कैपेसिटी का दोषी पाया जाता है तो संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है और इसकी प्रक्रिया वही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के महाभियोग के संबंध में है। इट्स क्लियर या नो? चलिए ये क्लियर है। शपथ अथवा प्रतिज्ञान, मूल संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ का प्रारूप सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से कुछ अलग था। उसमें यह शपथ शामिल नहीं थी कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, शपथ में ये सब शामिल नहीं थे, ठीक है, कि इन बातों को नहीं रखा गया है। इसके बाद आता है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, मतलब राष्ट्रीय एकता परिषद। आइए इसको देखते हैं। ये बनाई जाती है, इसमें न्यायाधीश होते हैं। चलिए देखिए, इसके सुझावों के आधार पर भी वर्ष 1963 में 16वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जिसके द्वारा शपथ में भारत की एकता और अखंडता वाक्यांश को जोड़ दिया गया। ये शब्द पहले वर्णित नहीं था, परंतु बाद में इस शब्द को भी क्या कर लिया गया था स्टूडेंट्स, इस शब्द को भी जोड़ लिया गया था। इट्स क्लियर या नो? बिल्कुल क्लियर है सर। देखिए इन सब के साथ साथ 16वें संविधान संशोधन के लागू होने के बाद आप देखोगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वही शपथ लेते हैं जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित है। उच्च न्यायालय की अधिकारिता व शक्तियां क्या क्या हैं, आइए एक एक करके मैं आपसे बात कर लेता हूं। इसकी कुछ शक्तियां हैं और इसके कुछ अधिकारिता हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के वैसे हाई कोर्ट के। एक एक करके डालते हैं नजर। उच्च न्यायालय की अधिकारिता प्राय वही है जो सर्वोच्च न्यायालय की है। दोनों में अंतर यह है कि उच्च न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग राज्य के भीतर, कुछ मामलों में राज्य के बाहर कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार पूरे देश पर है और इसके अलावा उच्च न्यायालय के पास देश के संघीय ढांचे से जुड़े मामले पर अधिकारिता नहीं है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल तथा विशिष्ट अधिकारिता में। आप ऐसे ध्यान रखो कि जो हाई कोर्ट है इसको जो अधिकार दिए गए हैं वो किसी स्टेट विशेष के अंतर्गत दिए गए हैं, ठीक है।
वही जो सुप्रीम कोर्ट है उसको संपूर्ण, ये इसके अंतर्गत छोटे छोटे राज्य हैं, ठीक है, छोटे छोटे राज्य हैं, ये पूरे राष्ट्र की बात करेगा, संपूर्ण राष्ट्र पर कवर करेगा, ये एक पार्टिकुलर एक रीजन पर कवर करेगा हाई कोर्ट, ठीक है, ये ध्यान में रहना चाहिए। बस आपका माइंड इस चीज़ को पकड़ ले तो आप आंसर सही निकाल के लाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। उच्च न्यायालय की विभिन्न अधिकारिता तथा शक्तियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। जैसे ओरिजिनल जो उसकी जुडिक्शन है वो क्या है, मूल अधिकारिता क्षेत्र वही है सर जो होनी चाहिए। देखिए क्या है, इसका अर्थ है उन्हीं मामलों में जो सीधे उच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। जैसे कौन कौन से मामले हैं और कौन कौन सी शक्तियां ऐसी हैं जो इसमें लाई जा सकती हैं। आप देखो कि नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तक के मामले में यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता, आप देखोगे जब आता है ना कि जुडिशियल रिव्यू, यहाँ पर हाई कोर्ट अधिक शक्तिशाली है सर सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, हाई कोर्ट अधिक शक्तिशाली है सुप्रीम कोर्ट से। कहाँ पर, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको लेकर के, और साथ ही साथ रिट में, किसमें, रिट में, रिट अधिकारिता क्षेत्र में आप देखोगे हाई कोर्ट ज़्यादा शक्तिशाली है सुप्रीम कोर्ट से। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स पर ही विचार करता है, संवैधानिक अधिकारों पर ही विचार करता है, वो उसी पर रिट जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट संवैधानिक अधिकारों से इतर जाकर के भी रिट जारी करने की शक्ति उसको दी गई है। इट्स क्लियर, मुझे लगता है चीज़ें क्लियर हैं। सेशन आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। चलिए, नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन से जुड़े हुए मामले हो सकते हैं यदि किसी अधीनस्थ न्यायालय में कोई ऐसा विषय उपस्थित है जिसमें विधि का सारवान प्रश्न, ठीक है, जिसको बोलते हैं सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, नीत है, तो उस प्रश्न की व्याख्या उच्च न्यायालय करता है। वैसे ही कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट भी करता है। 4 उच्च न्यायालयों में कलकत्ता, मुंबई, मद्रास और दिल्ली। देखो इन सबको जो आप 4 जो आपके न्यायालय दिए गए हैं, चाहे वो कोलकाता हो, मुंबई, मद्रास और ठीक है दिल्ली, इनको क्या दिया गया है, ये कॉमर्शियल ट्रेड से जुड़े हुए विषयों पर क्या कर सकते हैं, मुद्दे उठा सकते हैं, ठीक है, के पास उच्च राशि की सिविल मामलों के संबंध में मूल अधिकारिता है। यदि राजस्व से जुड़े हुए किसी मामले में उच्च न्यायालय को आरंभिक अधिकारिता दी गई है, ठीक है, थोड़ा सा ये ध्यान में आपको रखना है। संसद सदस्यों या फिर राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्वाचन से जुड़े मामले में, मतलब अगर कोई ऐसा होता है संसद के सदस्यों का मामले को भी देख सकता है ये, और जो राज्य के विधान मंडल है उसके मामलों को भी देख सकता है। ध्यातव्य है कि वर्ष 1973 के पहले कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों के पास आपराधिक मामलों में भी आरंभिक अधिकारिता थी, किंतु आपराधिक प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड 1973 द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। अब आपराधिक मामले की शुरुआत अधीनस्थ न्यायालयों में हो सकती है। आइए बात कर लेते हैं रिट अधिकारिता क्षेत्र। देखिए सर, रिट अधिकारिता क्या है, संविधान में एक आर्टिकल है सर, आर्टिकल है 226। कौन सा है, 226। इसके तहत आप जा सकते हैं कहाँ, हाई कोर्ट। कहाँ जा सकते हैं सर, हाई कोर्ट आप जा सकते हैं अगर आपके अधिकारों का उल्लंघन हो गया है, आपसे आपके अधिकार छीन लिए गए हैं उस मामले में। लेकिन मैं आपको एक और बात यहाँ पर बता दूँ कि यदि आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है तो आर्टिकल किसके तहत जाओगे, आर्टिकल आप 32 के तहत जाओगे। लास्ट क्लास में मैंने आपसे चर्चा की थी, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं अधिकारिता क्षेत्र। रिट जुरिडिक्शन, संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या फिर राज्य किसी भी प्राधिकरण को ऐसी रिट आदेश तथा निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तक या किसी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक हो। इट्स क्लियर, चलिए बिल्कुल करेगा। अपीलीय अधिकारिता क्या है, उच्च न्यायालय मूल अपीलीय न्यायालय ही है, खास तौर पर जो अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों से संबंधित अपीलें सुनता है और इसकी अपीलीय अधिकारिता सिविल और आपराधिक मामले, ठीक है, के पक्ष में निम्नलिखित रूप से रखी गई है। सिविल मामलों में उच्च न्यायालय निम्नलिखित अपीलें सुनता है, जैसे यदि कोई मामला जिला न्यायालय या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है तथा विषय वस्तु का मूल संबंध अधिनियम में निर्दिष्ट राशि से संबंधित है, अधिक है, तो पहली अपील सीधे उच्च न्यायालय में की जा सकती है। कई मामलों में उच्च न्यायालय दूसरी अपील सुनता है। ये वे वाद हैं जिसमें अधीनस्थ न्यायपालिका या
न्यायपालिका के एक स्तर के न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध जिला न्यायालय के स्तर पर पहली अपील की जा चुकी होती है। संविधान के अनुच्छेद 323 का ए और 323 का बी अधीन स्थापित प्रत्येक अधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध भी उस राज्य के उच्च न्यायालय की आप देखोगे खंडपीठ के समक्ष अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय में अपील किए बिना अपीलार्थी सीधे सर्वोच्च न्यायालय नहीं जा सकता। आपको पहले हाई कोर्ट में अपील करनी ही होगी, उसके बाद जा सकते। बहुत ज़्यादा गंभीर विषय तो आप चले जाइए, 32 का आप उपयोग कीजिएगा, जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आपराधिक मामलों में आप देखोगे उच्च न्यायालय की अपील अधिकारिता, आप देखोगे आपराधिक प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड 1973 से निर्धारित होती है। मोटे तौर पर अगर हम देखें इसको, कई मामलों में उच्च न्यायालय ने अपील पर विचार किया। पहला, यदि सत्र न्यायालय या फिर अतिरिक्त सत्र न्यायालयों के निर्णय में किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक कारावास के दंड का आदेश हुआ है तो उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। कितने वर्ष तक का है सर? 7 वर्ष या उससे अधिक का कारावास, ये दंड आदेश, ठीक है, उसमें आप अपील कर सकती हैं। यदि सत्र न्यायालय या फिर अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड देने की घोषणा की है तो वह व्यक्ति चाहे अपील करे या नहीं, उच्च न्यायालय द्वारा दंड की पुष्टि किए बिना उसे यह दंड नहीं दिया जा सकता। सहायक सत्र अधीनस्थ आप देखोगे महानगर मजिस्ट्रेट्स या फिर अन्य मजिस्ट्रेटों के निर्णयों से जुड़े वे मामले जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता में अपील हेतु विनिर्दिष्ट हैं। अधिरक्षण संबंधी अधिकारिता, संविधान के अनुच्छेद आप देखोगे 227 में उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में अक्षीण अधिरक्षण की अधिकारिता दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है? अधिकारिता दी गई है। इस शक्ति में न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधिरक्षण शामिल हैं। यह अधिकारिता उसके राज्य क्षेत्र में आने वाले सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर लागू होती है, चाहे उच्च न्यायालय के निर्णयों पर अपील की सुनवाई उच्च न्यायालय में होती हो या नहीं। इसका एक ही अपवाद है, यदि सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित कोई न्यायालय या अधिकरण उस राज्य क्षेत्र में आता है तो उच्च न्यायालय उस अधिरक्षण की शक्ति नहीं रखता। ध्यातव्य है कि संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालयों या अधीनस्थ न्यायालय के संबंध में सिर्फ न्यायिक अधिरक्षण की शक्ति दी गई है, प्रशासनिक अधिरक्षण की नहीं। इस दृष्टि से संविधान के अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों की विशिष्टता को रेखांकित करता है। फिर आता है अभिलेख न्यायालय की शक्तियाँ। आइए इसको भी देख लेते हैं। जिस तरह के संविधान के अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है, वैसे ही संविधान के अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय को दिया गया है। आपको बता दें कि इसका अर्थ है कि उसके सभी निर्णय कार्यवाहियों आदि को शाश्वत स्मृति में सहेजा जाता है, ताकि भविष्य में उनका प्रयोग पूर्व उदाहरणों की तरह किया जा सके। यही तो इसका रहता है कि सर ऐसा हम करें। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की शक्ति आप देखोगे इसको भी रखी गई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है, हाई कोर्ट पर, हाई कोर्ट को है आपके लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर जो अधीनस्थ न्यायालय है उन पर। यहाँ तक क्लियर। देखिए संविधान के अनुच्छेद 235 में आप देखोगे उच्च न्यायालय को अपने राज्य क्षेत्र के भीतर स्थित अधीनस्थ न्यायालयों जिसमें जिला न्यायालय तथा उनसे नीचे के न्यायालय शामिल हैं पर नियंत्रण की विस्तृत शक्ति दी गई है। ठीक है, क्या दी गई है? विस्तृत शक्ति दी गई है। इन शक्तियों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करना, उनके स्थानांतरण, प्रोन्नति या निलंबन का आदेश देना, उनकी वरिष्ठता कम करने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सिफारिश करने जैसी शक्ति शामिल है। आइए बात कर लेते हैं उच्च न्यायालयों की स्वतंत्रता के बारे में। ठीक है, देखिए सर, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन तथा न्यायालय के सभी प्रशासनिक खर्चों को संविधान के अनुच्छेद 229 में दर्शाया गया है। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन देखिए डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये स्टेट पीसीएस में और यूपीएससी के एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भारत की संचित निधि से आते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आते हैं, लेकिन हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन तो राज्य की संचित निधि से आते हैं,
लेकिन सर उसकी जो पेंशन है ना वो कहाँ से आती है? सुप्रीम कोर्ट, वो भारत की संसद निधि से आती है। ठीक है, मैं फिर से बता दूं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनके वेतन और भत्ते कहाँ से आते हैं? वो आते हैं राज्य की संचित निधि से। लेकिन उनकी जो पेंशन है, रिटायर के बाद में जो पेंशन मिलती है वो आती है भारत की संचित निधि से। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 229 पे यह है, इसके तहत राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय, मतलब आप देखोगे चार्ज एक्सपेंडिचर घोषित किया गया है, लेकिन उसके पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि पे। संविधान के अनुच्छेद 121 में स्पष्ट किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कार्य के निर्वहन के संबंध में किए गए आचरण पर संसद में बहस नहीं की जाएगी, क्योंकि ये केवल राज्य में रहेगी, ये बहस संसद में नहीं जाएगी। संविधान के अनुच्छेद क्या है सर? संविधान के अनुच्छेद 220 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए नियम है। क्या नियम है? कि वे सेवानिवृत्ति के बाद सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के अलावा भारत के किसी न्यायालय या अधिकरण, मतलब एक तरीके से ट्रिब्यूनल में वकालत नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ध्यान में रखोगे। ठीक है, अगर वो ऐसा करते भी हैं तो उसका मतलब एक चुनौती होगी कि सामने जो बैठे हुए जजेस हैं वो उनके माइंड में यही रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज है, हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है, तो ये तो मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, तो इसलिए इस चीज़ को नहीं रखा गया, तो वो उनके प्रेशर में, दबाव में आकर के निर्णय सुना सकते हैं। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 229 के तहत आप देखोगे, किसके तहत सर? संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत प्रति एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को शक्ति दी गई है कि वह न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की नियुक्ति कर सके। न्यायालय के अधिकारियों व सेवकों की सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार भी किसको है? मुख्य न्यायमूर्ति को दिया गया। यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद आता है सर, इसी क्लास में हम देखते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट। जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो होती हैं, अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आइए देख लेते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स क्या क्या हैं देखिए। इसके बारे में चर्चा कहाँ पर है सर? चूंकि संविधान के भाग नंबर अगर हम देखें, अध्याय नंबर 6 में इसकी चर्चा है। पहली बात, आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल 233 से 237 तक इसमें चर्चा दी गई है, और ये उच्च न्यायालय के नीचे के सोपान क्रम पर स्थित सभी न्यायालयों को निम्नतर न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर, जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई थी, मैंने आपको बताया था। स्ट्रक्चर महोदय ये था, आप जरा इस स्ट्रक्चर को पुनः देख लीजिएगा। स्ट्रक्चर ये था कि हमारे यहाँ पर ये न्याय व्यवस्था बनी हुई है। यहाँ पर है आपकी कौन सी, इसको मैं एक बार इधर शो कर लेता हूँ। देखिए, ये स्ट्रक्चर है भारत में न्याय व्यवस्था का। यहाँ पर है आपकी सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर है आपकी हाई कोर्ट, और यहाँ पर है आपकी लोअर कोर्ट। इट्स क्लियर। अब हमने दो पर आपसे चर्चा कर ली है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब बात कर रहे हैं हम किस पे? लोअर कोर्ट पे। यही अधीनस्थ न्यायालय है। ठीक है, चलिए सर, इसको ही हम बात कर रहे हैं। देखिए, संविधान के भाग नंबर 6 का शीर्षक है अधीनस्थ न्यायालय। इसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद किसमें? अनुच्छेद 233 से 237 में शामिल है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, इसके अलावा भी कई चीज़ों को रखा गया है। इसके अलावा इन न्यायालयों की अधिकारिता, शक्ति और कार्य मुख्य सिविल प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रोड्यूसर कोड 1908 तथा क्रिमिनल प्रोड्यूसर कोड 1973 से तय होते हैं। ठीक है, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स यहाँ पर आते हैं, संवैधानिक मैटर्स नहीं आते हैं। ठीक है, संसद द्वारा पारित विभिन्न अधिनियमों द्वारा भी इस न्यायालय को कुछ अधिकारिता दी गई है। उदाहरण के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा हिंदू विवाह अधिनियम, ऐसे ही कुछ अधिनियम हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हिंदू विवाह अधिनियम कब है सर? बताएंगे, कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। 1954 है कि 55 है कि 56 है? ठीक है, बताइएगा। आइए,
वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालयों के सोपान क्रम की मैं बात कर लेता हूँ। ये मोस्ट हो जाता है प्रीलिम्स के, यहाँ से फैक्ट आते हैं सर, ध्यान में रखना है। मैं इसलिए आपको ये अलग अलग तरीके से कवर करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं एक ही क्लास उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट सब मिक्स कर देता। लेकिन मैंने उचित समझा ताकि आपको समझने में कोई इशू ना हो और आप अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके और अपनी तैयारी को और आगे बढ़ा सके, क्योंकि ये क्लास एक बूस्ट की तरह आपको कवर करवाई जा रही है और क्विक रिवीजन क्लास है। आप इसको क्विक रिवीजन ना समझें, बल्कि ये एक बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग क्लास है जाकि ताकि आपने जो तैयारी की है उस पर एक चमक का काम करेगी। ठीक है, जो स्टूडेंट्स आरओ, एआरओ और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम व अदर पीसीएस, जब बिहार पीसीएस या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने जा रहे हैं, उनके लिए ये एक बूस्ट का काम करेगी क्लास। आवश्यक रूप से इसको ज्वाइन करें, देखें, लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन है कि वर्तमान में अधीनस्थ न्यायालयों के सोपान क्रम क्या है, आइए देख लेते हैं। देखिए, उच्च न्यायालय, जिला एवं आप देखोगे सत्र न्यायाधीश का न्यायालय। आइए अब एक एक करके बात कर लेते हैं। एक आता है आपका जिसको हम बोलते हैं सर, जिसको हम बोलते हैं सिविल या दीवानी पक्ष, मतलब वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश इसके अंतर्गत होते हैं। दूसरा है आपराधिक पक्ष, जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होते हैं। जैसे अगर हम देखें जो सिविल दीवानी पक्ष होते हैं उसमें एक आता है आपका, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, अब क्लियर दिख रहा है। इसमें प्रथम श्रेणी में आप देखोगे सिविल न्यायाधीश आ जाएंगे, जिसमें आपको आता है कौन, मुंसिफ या फिर कनिष्ठ सिविल जज आ जाते हैं। उसके बाद दंडिक में प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी आते हैं, द्वितीय श्रेणी में दंडक अधिकारी को रखा गया है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आइए अब बात कर लेते हैं सर ट्रिब्यूनल। जो ट्रिब्यूनल है वो क्या है सर, देखिए ट्रिब्यूनल की बात कर लें। हालांकि ट्रिब्यूनल नहीं हुआ करती थी, समय रहते हुए चीज़ों की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान एक लचीला संविधान, परिवर्तनशील संविधान है, विकासशील संविधान है। ठीक है, अपने आप को समय काल परिस्थिति के अनुसार ये क्या कर लेता है, फोल्ड कर लेता है। तो चलिए उसी को देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार ट्रिब्यूनल को लाया गया। संविधान के आप देखोगे आर्टिकल, संविधान के भाग नंबर, अगर मैं कहूँ आपसे संविधान का अगर भाग की बात कर लें तो पार्ट है आपका सर 14 के ए में आपको इसके बारे में चर्चा मिलेगी। दूसरा अगर आर्टिकल की बात कर लें तो आर्टिकल आपको मिलेगा 323 ए, 323 बी। ठीक है, ये आपको चर्चा का विषय है। अब इसी पर बात कर लेते हैं। ए जो है वो सिविल सेवा से रिलेटेड है और बी जो है ये ट्रेड व कॉमर्स से रिलेटेड है। ठीक है, आइए एक एक करके बात करेंगे। किसके बारे में, सबसे पहले देखते हैं अधिकरण के बारे में। अधिकरण या फिर न्यायाधिकरण मामलों में मिलते जुलते न्यायिक हैं, क्योंकि इसमें आप देखोगे जो न्यायिक निर्णय ये करते हैं। ठीक है, एड जुडिक्शन ये क्या है, करते हैं। सामान्य अधिकरण किसी विशेष विभाग से जुड़ी शिकायतें या अर्ध न्यायिक विवादों, जिसमें आप बोलते हैं क्वेसी जुडिशियल डिस्प्यूट का समाधान करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, वो मामला चल रहा है, लंबित है, तो उसकी बात कर दी जाती है यहाँ पर। ठीक है, देखिए चूंकि सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं, याद रखना यहाँ पर ये सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं, क्योंकि उनके पास अधिकारियों को प्राप्त सभी शक्तियाँ होती हैं, किंतु सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते। सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं और सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते। मैं यहाँ पर एक डायग्राम शो कर रहा हूँ, जरा समझना। सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं, ध्यान रखेंगे, सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं। ये क्या है, ये आपका न्यायालय है सर, और ये क्या है, अधिकरण है। ये आपका अधिकरण है। इट्स क्लियर। मैंने एक ये बनाया और एक और डायग्राम बना देता हूँ मैं आपको। सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते। सभी न्यायालय अधिकरण तो हैं, लेकिन सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते। ये क्या है, अधिकरण है। ठीक है, सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते हैं। ठीक है, तो कुछ होते हैं, मतलब कुछ की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी न्यायालय अधिकरण होते हैं और क्योंकि उनके पास अधिकारों को प्राप्त शक्तियाँ होती हैं, किंतु सभी अधिकरण न्यायालय नहीं होते हैं। तो इसमें जो है, जो अधिकरण रहेंगे वो बाहर रहेंगे, न्यायालय अंदर रहेगा। ठीक है, वे न्यायालय के कितने समतुल्य हैं, यह इस अधिनियम से तय होता है जिसके तहत उनका निर्माण किया गया है। आइए अब कुछ ऐसे प्रावधान बात कर लेते हैं जो संवैधानिक प्रोविज़न यहाँ पर दिए गए हैं।
ठीक है। संवैधानिक प्रोविजन क्या है उसको देख लेते हैं। मूल संविधान में अधिकारों से संबंधित कोई प्रावधान नहीं था, ध्यान रखेंगे, कोई प्रावधान नहीं था सर इनको लेकर के। ये तो मैंने कहा ना कि परिवर्तन के तत्व हैं और इन्हीं को हमें रेखांकित करना है, इन्हीं को हमें थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर लेना है, ठीक है। आप देखोगे 42वें संविधान संशोधन 42 सेकेंड अमेंडमेंट 1976 के द्वारा संविधान में अधिकरण नाम से संविधान का भाग नंबर 14 का जोड़ा गया, जिसमें 2 अनुच्छेद 323 का ए जिसको बोलते हैं का और 323 का खा मतलब बी जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 323 का संबंध प्रशासनिक अधिकरण से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से इसको रखा गया है। किससे रखा गया है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से इससे संबंधित है। जबकि सेकंड जो आपको 323 खा का संबंध अन्य विषयों से आपको रखा गया है। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं। प्रशासनिक जो अधिकरण है सर वो क्या है? प्रशासनिक अधिकरण में संविधान के अनुच्छेद 323 का संसद को अधिकार देता है कि वह विधि द्वारा केंद्र, राज्य या अधीनीय निकायों, सरकारी निगमों आदि से जुड़े लोक सेवाओं और पदों की भर्ती, सेवा शर्तें आदि के संबंध में उठे सवालों व विवादों व शिकायतों के न्यायिक निर्णय या फिर विचारण के लिए प्रशासनिक अधिकारों की व्यवस्था कर सकेगी। संविधान के अनुच्छेद 323 का प्रशासनिक अधिकारों के संबंध में कुछ और बातें स्पष्ट करता है। जैसे कौन कौन सी बातें हैं सर? आप देखोगे, पहला, संघ के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण तथा प्रति एक राज्य के लिए अथवा 2 या अधिक राज्यों के लिए एक पृथक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की जा सकेगी। संसद प्रत्येक अधिकरण की अधिकारिता निश्चित कर सकेगी, जिसमें अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति शामिल है। ध्यान रखना सर, ये अवमानना के लिए भी दंड देता है। अगर कोई इसके विषय को फॉलो नहीं करता है तो ये दंड भी देगा। अधिकारणों द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें साक्ष्य के नियम भी शामिल है का उपबंध संसद द्वारा किया जा सकेगा। आइए बात कर लेते हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल क्या है, जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है वो क्या है उसके बारे में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भर्ती या सेवा शर्तों से जुड़े मामले देखता है। प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 तथा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के गठन से संबंधित आदेश को मिलाकर पढ़ें तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आपको बता दें कि इसके अधिकार क्षेत्र में अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं तथा सेना के सिविल पद शामिल हैं। निम्नलिखित लोक सेवकों पर इसकी अधिकारिता लागू नहीं होती है। जैसे सेनाओं या फिर सशस्त्र बलों के वे सदस्य जो डिफेंस का कार्य करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के अधिकारी व कर्मचारी। इन सब के अलावा आप देखोगे संसद के दोनों सदनों के सचिवालयों के कर्मचारी। केंद्र प्रशासनिक अधिकरण एक बहुसदस्यीय निकाय है, मल्टी मेंबर बॉडी है। आपको बता दें क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी है। आपको बता दें कि अधिनियम के तहत व्यवस्था की गई है कि इसमें एक अध्यक्ष या एक से अधिक उपाध्यक्ष तथा उतने न्यायिक व प्रशासनिक सदस्य होंगे। ठीक है, जितने सरकार उचित समझे। प्रधान पीठ के अलावा अन्य पीठों पर कम से कम एक न्यायिक व एक प्रशासनिक सदस्य आवश्यक होना चाहिए। न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के अनुसार किए जाने का प्रावधान किया गया है। सभी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये ध्यान में रखना सर, जितने भी उसमें मेंबर्स होते हैं उनका जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम जो रखा गया है वो 5 ईयर्स का रखा गया है। किंतु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, अध्यक्ष को 65 साल 65 ईयर्स और उपाध्यक्ष को 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गए? चाहे उनका कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा हुआ हो या नहीं। ठीक है, आयु अगर उनकी 65 या 62 साल हो गई तो उनको रिटायर कर दिया जाएगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के सदस्य अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं तो किसको देंगे सर? राष्ट्रपति को वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं। किसको दे सकते हैं? राष्ट्रपति को। संबोधित त्यागपत्र के माध्यम से कर सकते हैं। इन सब के अलावा यदि उन पर कदाचार या फिर असमर्थता का आरोप लगता है तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा इसका परीक्षण कराया जाएगा, जिसमें उन्हें सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। यदि आरोप सही साबित होता है तो राष्ट्रपति
उन्हें पद से हटाने का आदेश देगा और सदस्यों को हटाए जाने की प्रक्रिया संसद द्वारा विधि बनाकर निश्चित किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ये भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। बिल्कुल एक सिमिलर चीज वही है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना, हालांकि उसमें कुछ प्रोविजन लाया जाता है प्रस्ताव संसद के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर चीजें हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे तो वर्तमान में केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण की कुल 17 पीठें हैं। कितनी है? 17। प्रथम पीठ दिल्ली में है, जबकि 16 अन्य पीठें देश के अन्य भागों में काम कर रही हैं। आइए बात कर लेते हैं संविधान के अनुच्छेद 323 का खा। इसमें संसद तथा राज्यों में विधानमंडलों को अपनी अपनी शक्तियों के अनुसार उन विषयों से संबंधित अधिकरण गठित करने की शक्ति दी गई है। इन सब के अलावा जिन पर उन्हें विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है और इस अनुच्छेद में शामिल निम्नलिखित विषयों के संबंध में अधिकरण बनाए जा सकते हैं। जैसे कौन कौन से मामले हो सकते हैं? एक मामला आता है जैसे कर लगाने या फिर उनका अनुमान करने तथा कर राजस्व एकत्रित करने से जुड़े मामले, विदेशी मुद्रा, आयात व निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और फॉरेन करेंसी, इनको भी इसके अंतर्गत रखा गया है। इन सब के अलावा अगर हम देखें तो आपको और भी कई चीज़ें हैं, जैसे उद्योग, किससे संबंधित है सर? उद्योग तथा श्रमिकों से रिलेटेड कोई विषय आ जाता है। कौन सा विषय आ जाता है? उद्योग तथा श्रमिकों से रिलेटेड कोई विषय आ जाता है। ठीक है। भूमि सुधार से कुछ विषय आ जाते हैं। नगरीय संपत्ति की अधिकतम सीमा से जुड़े विवाद आ जाते हैं। उसके साथ साथ आप देखोगे संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से जुड़े विवाद आ जाते हैं। जिन खाद्य पदार्थों को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है उनके उत्पाद क्या है? उनके उत्पादन, वितरण, आपूर्ति तथा कीमत नियंत्रण से जुड़े मामले आप देखोगे किस में आते हैं? आपके आर्टिकल 323 के क्लोज नंबर खा में आ जाते हैं। मतलब जो अधिकरण है, जो आपके ट्रिब्यूनल है, वो इस चीज़ को देखते हैं। इन सब के अलावा मकान मालिकों और किराएदारों के आपसी विवाद है। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ इसको लेकर के। अभी क्या हुआ है, एक नया जब कानून बनाया गया है तो उसमें प्रोविज़न है भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, उसके साथ साथ भारतीय साक्ष्य न्याय संहिता। आप इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ मकान मालिकों को लेकर के, ठीक है, उसका प्रोविज़न किया गया है। ठीक है, तो उसको भी ध्यान में रखना है किराएदारों को लेकर के। संविधान के अनुच्छेद 323 का खा और 323 का खा, मतलब का और खा में कुछ अंतर दिया गया है। आइए उसके अंतर को थोड़ा सा हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 323 का का सिर्फ संसद को अधिनियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ये केवल और केवल संसद की बात करता है। जबकि 323 का खा के अधीन संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को अपनी अधिकारिता के भीतर अधिनियम पारित करके अधिकरण बना सकते हैं। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 323 के का के अंतर्गत सिर्फ लोक सेवकों की भर्ती व सेवा शर्तों से संबंधित जुड़े मामलों के लिए अधिकरण बनाया जा सकता है। जबकि 323 के खा में कुछ अन्य न्यायालयों से जुड़े अधिकरण बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको चीज़ें पता चल गई। चलिए, न्यायपालिका में नवाचार क्या है, थोड़ा सा इस नवाचार को भी समझ लेते हैं। देखिए सर, न्यायपालिका में नवाचार, लोक अदालत। सर ये क्वेश्चन आप देखोगे प्रीटी में पूछे जाने की संभावना है इस बार। ठीक है, यूपीएससी ने नहीं पूछा, लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई सा ना कोई सा पीसीएस इस साल डेफिनेटली पूछेगा। तो अच्छे से इसको कवर कर लीजिएगा। देखिए सर, लोक अदालतों की व्यवस्था मतलब विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लागू की गई थी कि इस अधिनियम के तहत ऐसी अदालतों तालुका, जिला तथा राज्य स्तर के अलावा उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी आयोजित किए जाने का प्रावधान किया गया था। आपको बता दें कि वर्ष 2002 में इस अधिनियम में संशोधित करके स्थायी लोक अदालतों का प्रावधान जोड़ा गया। कब से जोड़ा गया था, ये ध्यान में रखना, 2002 में संशोधित करके, ठीक है, स्थायी लोक अदालत बना दिया गया। आपको बता दें कि लोक अदालतों का अर्थ होता है कि एक तरीके से छद्म या फिर प्रतीक अदालतें जो पारंपरिक अदालतों से भिन्न तरीके से काम करती हैं। ऐसी अदालतों की अध्यक्षता एक न्यायाधीश साधारणतः सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाती है तथा आमतौर पर इसमें 2 अन्य सदस्य होते हैं, जिनमें से एक वकील तो दूसरा कोई सामाजिक कार्यकर्ता। इन अदालतों में आप देखोगे न्यायालय शुल्क
फ्री नहीं लगता। ठीक है, याद रखेंगे, जो न्यायालय शुल्क नहीं लगती है उसमें फीस नहीं लगती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आप चाहिए आप यहाँ पर मुद्दे को सुलझा सकते हैं। ठीक है, फैसिलिटी सारी वही मिलती है, लेकिन कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। भारत का सिस्टम रहता है, यहाँ पर भी लोग पैसा देते हैं और लोग पैसा लेते हैं। इनमें सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के नियमों के मानने की बाध्यता भी नहीं है। दोनों पक्ष आप देखोगे न्यायाधीश से सीधी बातचीत कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ लोक अदालत में सिविल प्रकृति के लगभग आप देखोगे सारे विवाद, जैसे विवाह संबंधी, भूमि संबंधी, संपत्ति के बंटवारे से संबंधित विवाद और श्रम विवाद आदि लाए जा सकते हैं। यदि कोई आपराधिक मामला समन्वय प्रकृति का है तो वह भी इसमें लाया जा सकता है। समन्वय आपराधिक मामले वे होते हैं जिन्हें दोनों पक्षों के बीच समझौता या फिर निपटाए जाने की अनुमति दी गई हो। इन सब के अलावा आप देखोगे तो लोक अदालतों के निर्णयों के खिलाफ किसी अपील का प्रावधान नहीं किया गया है। लोक अदालत ने जो निर्णय दे दिया आप उसकी अपील नहीं कर सकते, ना ही तो लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में कहीं नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इसमें निर्णय दोनों पक्षों की सहमति से होता है। इसका कारण ये है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में भी इसके खिलाफ अपील नहीं दी जा सकती है। ठीक है, आप कहीं भी अपील नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान में आपको रखना है। फिर आता है दलाली या फिर सौदेबाजी, प्ली बार्गेनिंग। आइए देखते हैं प्ली बार्गेनिंग क्या है। मोस्ट है सर ये। दलाली या फिर सौदेबाजी या प्ली बार्गेनिंग का अर्थ होता है कि उस समझौते से जिसके तहत किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त इस शर्त पर अपनी अपराध कबूल कर लेता है कि उसे निर्धारित से कम सजा दी जाएगी। यह समझौता बचाव पक्ष या एवं अभियोजन पक्ष के माध्यम से होता है और इस समझौते के आधार पर ही दोनों पक्ष अदालत में अपनी अपनी बात रखते हैं। इस प्रक्रिया का मूल उद्देश्य मुकदमों की लंबी कार्यवाही से बचना तथा अदालत व दोनों पक्षों के समय, धन और श्रम की बचत करना है। भारत में प्ली बार्गेनिंग की व्यवस्था केवल उन मामलों पर लागू होती है जिनमें अधिकतम 7 वर्षों का कारावास हो। अगर आपको प्ली बार्गेनिंग लानी है तो उसमें जैसे 7 वर्षों का कारावास है, उस पर ये चीज़ें रखी गई हैं, उस प्रोविज़न को चीज़ें दिखाई गई हैं। आइए बात कर लेते हैं सेना न्यायालय या फिर कोर्ट मार्शल के बारे में। कोर्ट मार्शल सर क्या है? सेना न्यायालय। आइए इसको देखते हैं। कोर्ट मार्शल एक प्रकार का कोर्ट है जो सैनिक अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाया गया है। मतलब जो मिलिट्री है हमारी, उसके लिए हमने क्या बनाया, एक तरीके से कोर्ट मार्शल बना दिया कि वो व्यक्ति हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट वगैरह वगैरह में चक्कर ना काट सकें। इसलिए हमने उनके लिए क्या बना दिया, उनके लिए हमने बना दिया सर कोर्ट मार्शल। अब इसी को हमें समझना है। इट्स क्लियर या नो क्लियर सर? देखिए, ऐसे न्यायालयों में सेना के वरिष्ठ अधिकारी ही न्यायाधीश की भूमिका में होते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य है सेना को बाहरी हस्तक्षेप से दूर रख करके अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके। यह व्यवस्था थल सेना अधिनियम 1950, वायुसेना अधिनियम 1950 तथा नौसेना अधिनियम 1957 के तहत कार्य करती है। इसमें भी इसको रखा गया है। तो ये था सर आपका, जिसके बारे में हमने न्यायिक व्यवस्था को लेकर के आपसे चर्चा करी। अगली क्लासेस में हम आपसे राज्य की कार्यपालिका, विधायिका के बारे में चर्चा करेंगे। आपको सेशन कैसा लगता है आप कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली क्लासेस में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिएगा। गुड ब्लेस यू।